हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की वीडियो बहुत खास है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि मैम हाफ ईयरलीज आने ही वाले हैं, बताइए ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कब कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ें, किस दिन पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं किस लिए हूँ मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही धमाकेदार 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। यहाँ पे मैं कोई भी बात आपसे अनरियलिस्टिक नहीं करूँगी, कोई आपसे बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कराऊंगी कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना है। कोई भी ऐसे आपके पास यहाँ पर मैं टारगेट सेट नहीं कराऊंगी जिसको अचीव ही ना किया जा सकता हो। कोई बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पे सेट नहीं करेंगे जिस तक हम पहुंच ही ना पाए। यहाँ पर बहुत ही ऐसा टाइम टेबल मैं आपको देने वाली हूँ जो फिजिबल है। क्यों फिजिबल है? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही नहीं पढ़ना है, आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। आपके पास अकाउंटेंसी है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, कुछ हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी होंगे जो बहुत ही परेशान होंगे। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको अपने बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट को भी करना है बैलेंस, क्योंकि हमारे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और एक अच्छा एग्रीगेट बिल्डअप करने में। तो मैं बताती हूँ कि आखिरकार वो 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या है, जिसके अंदर इन 30 दिनों में अगर आपने इस तरीके से अपने बिजनेस स्टडीज को प्रिपेयर कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पर होगा। अब 30 डेज स्ट्रैटेजीज ही क्यों? अब बच्चों, दिन ही कितने बचे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में? ऑलमोस्ट सितंबर के मिड से सबके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, बट वहीं पर हमारे पास है अगस्त का फुल मंथ। बट उस मंथ में मे बी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप बिजी होंगे, अदर सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को बैलेंस करने हैं, प्लस थोड़ा सा ही हमारे पास जुलाई का पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि मुझे सिर्फ 30 दिन दो अपने एग्जाम से पहले, और उन 30 डेज में अपना पूरा सिलेबस जो है हाफ ईयरली का वो आप कवर कर सकते हैं और साथ में उसका एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए देखिए ज़रा वो क्या है स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने जो चैप्टर्स कवर अप किए हैं वो पार्ट ए के किए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में हाफ ईयरली में पार्ट ए यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 ही आता है। बट कुछ स्कूल्स के अंदर पार्ट बी यानी कि उसके भी कुछ चैप्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या कंप्लीट पार्ट बी आ जाता है। तो आप ये लेकर चलो कि आपको 8 चैप्टर करने हैं। 8 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में चैप्टर आते होंगे। तो अगर आपके यहाँ पर कुछ ऐसा है कि भाई स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं और लास्ट 4 चैप्टर्स पार्ट बी में से हैं, तो आप उसको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक ऐसा टाइम टेबल देखने वाले हैं जिसमें चाहे आपका सिलेबस कुछ भी आ रहा हो आप उसे एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब इन 8 चैप्टर्स के लिए किस तरीके से हमने पढ़ना है? पहले 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पहले 2 हफ्ते में आपको बहुत लगेगी मेहनत, क्योंकि जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें थोड़ा सा समय लगता है एडजस्ट होने में। तो पहले 2 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो जब हम शुरुआत में जोश में होते हैं तो अच्छे से वैसे भी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अंत में आते आते थोड़ा सा हमारा जोश कम होने लगता है लास्ट के चैप्टर्स में। तो जब आप इस वाले पूरे प्लानर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक हैबिट हो चुकी होगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो बेटा देखो, फिर से वही बात, कुछ अनरियलिस्टिक नहीं है कि मैं एक ही दिन में तुमसे कहूँ कि भैया चैप्टर पढ़ लो एक दिन में। एक दिन चैप्टर पढ़ने में लगता है, हमें सिर्फ चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, लेक्चर्स ही नहीं देखने हैं, हमें उसको प्रॉपर प्रिपेयर करना है फॉर द एग्जाम्स, यानी कि थोड़ा सा लर्निंग वर्क भी है। तो पहले 2 दिन मैंने दिया आपको, फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करो बढ़िया तरीके से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अपने चैप्टर के टॉपिक्स को डिवाइड कर लेना 2 डेज में और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देना। डे 3 और 4 यानी कि नेक्स्ट 2 डेज आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और अच्छे से अपने टॉपिक्स को डिवाइड करके आपने इसकी तैयारी करनी शुरू करनी है। डे 5 में सिर्फ आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है तो एक ही दिन में कंप्लीट हो सकता है, तो डे 5 में सिर्फ आपको पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 5 दिन आपको लगाने हैं पहले 3 चैप्टर को प्रिपेयर करने में। ईजी है, बट हाँ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है, मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा है। अब डे 6 में कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करना, फिर से
इन्हीं 3 चैप्टर्स को आप लोग दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज रिवाइज ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, फिर से सब कुछ मिक्स हो जाएगा, फिर से सब भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस बनाना है अपने पढ़ाई में कि पहले 3 चैप्टर कर लिए, उनका आपस में एक लिंक भी सेटअप है, तो पहले 3 चैप्टर को दोबारा से रिवाइज किया, ठीक है। अब रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ आपने केस स्टडी सॉल्व करनी है। 2-3 घंटे लगाने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करो, साथ में 2-3 घंटे लगाओ और सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की केस स्टडी सॉल्व करो और रैंडम क्वेश्चंस करो, ठीक है। उसके बाद जब 1 हफ्ता आपका पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा आपका हैबिट बिल्डअप हो जाएगा, आपका ब्रेन भी उस चीज़ के साथ वर्क करने लगेगा कि ठीक है, मुझे इस तरीके से काम करना है। अब डे 8 और 9 यानी कि 2 दिन आपको देने हैं प्लानिंग को, क्योंकि प्लानिंग के भी अंदर कुछ टॉपिक्स हमारे पास ज़्यादा हैं, बट ऑर्गेनाइजिंग उससे भी बड़ा चैप्टर है, तो उसके अंदर आपको 3 दिन लगाने हैं, डे 10, 11 एंड 12। तो 3 दिन पढ़ेंगे आप ऑर्गेनाइजिंग। फिर से अब 2 चैप्टर हो चुके हैं, अच्छे खासे चैप्टर हैं, अच्छे खासे वेटेज के चैप्टर हैं, तो अगेन डे 13 में कुछ नया नहीं करना, फिर से इन 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, और अगले दिन इसी की केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है। तो पहले 2 हफ्ते में सिर्फ 5 चैप्टर हमने प्रिपेयर करे, लेकिन 5 चैप्टर ऐसे प्रिपेयर करे कि बस अब हमें रिवाइज करना है, केस स्टडी भी कर ली और एक बार रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपके पहले 14 डेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं फेज 2 की तरफ, यानी कि नेक्स्ट वीक आप स्टार्ट करेंगे डे 15 से स्टाफिंग। अब स्टाफिंग फिर से एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश करोगे सब खराब कर दोगे, सब मिक्स कर दोगे। तो आपको मैंने दिए 3 दिन, 15, 16, 17, डे 15, डे 16, डे 17, जिसमें आप लेक्चर भी देख सकते हो, टॉपिक को समझोगे भी और साथ में उसको प्रिपेयर भी करोगे फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो 3 दिन लगाओ स्टाफिंग में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टिंग, उससे बड़ा चैप्टर, डे 18, 19, 20, 21, 4 दिन देंगे हम डायरेक्टिंग को, अच्छे से पढ़ेंगे, टॉपिक्स अच्छे से डिवाइड करेंगे 4 दिन के अंदर और डायरेक्टिंग को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद हमारा सबसे प्यारा चैप्टर इस पूरी बुक का, कंट्रोलिंग, द स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो उसको तो आप आधे दिन में मुझे लगता है कंप्लीट कर जाएंगे। तो डे 22 तक आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद आपने फिर से डे 23 में क्या करना है, रिवाइज करना है सभी चैप्टर्स को। कौन से वाले? जो आपने अभी 3 पढ़े, 6, 7, 8, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आपने फिर से केस स्टडी सॉल्व करनी है इन्हीं 3 चैप्टर्स की। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले 3 चैप्टर किए, रिवाइज किया, केस स्टडी सॉल्व करी, पक्का कर लिया। फिर 2 चैप्टर करे, रिवाइज किया, केस स्टडी सॉल्व कर ली, पक्का कर लिया। फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर्स करे, रिवाइज किया, केस स्टडी सॉल्व कर ली, पक्का कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बट कहानी अभी खत्म नहीं होती है, यहाँ पर तो आपने अपने माइंड को दिखाए सारे चैप्टर्स दोबारा से, उसको आपने प्रैक्टिस करा, प्रिपेयर करा। अब नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें करना है इन सभी चीज़ों को रिटेन। अब यहाँ पर डे 25 में आप एक बार और रिवीजन करेंगे अपने पहले 4 चैप्टर का। अब आप पहले 4 चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे, स्पीड बढ़ चुकी होगी क्योंकि अब आपको चीज़ें याद है। डे 26 में नेक्स्ट 4 चैप्टर्स को आप रिवाइज करेंगे, 5, 6, 7, 8, फिर से एक बार रिवीजन हो गया, ठीक है। अब डे 27 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दिन आपका पूरा लगेगा, आपको कंप्लीट रिवीजन करना है ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। पूरे 8 के 8 चैप्टर्स आपको एक ही दिन में निपटाने हैं रिवाइज करके। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे, तो इससे आपका ब्रेन अब उस चीज़ को पहचानने लगेगा, उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इस तरीके के सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक्स है, हमारे पास हमारा बिजनेस स्टडीज़ है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए हमें बार बार रिवीजन करना ही पड़ता है, ठीक है। अब डे 28 से डे 30 में आपका इवैल्यूएशन होगा। उस इवैल्यूएशन प्रोसेस में आप मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं से सॉल्व करिए, जहाँ पर ये 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हो उस मॉक टेस्ट के अंदर, प्लस आप अपनी गलतियों को पहचानो। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, उसको चेक करेंगे, तो वहाँ से आपको कुछ गलतियाँ दिखेगी कि आप कुछ प्रेजेंटेशन में गलती कर रहे हो, हेडिंग्स याद नहीं रख पा रहे हो, अंदर का कंटेंट अच्छे से नहीं लिख रहे हो, तो वहाँ से जो भी आपको गलती पता चलेगी, उन गलतियों को आपने सुधारना है इन 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो देखो,
कितना बढ़िया आपका 30 डेज का प्लान था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने ये 30 डेज में आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बोली जो बहुत बढ़ चढ़ कर बोली कि ये करना है वो करना है। बहुत ही आराम से एक ऐसा मैंने आपको टाइम टेबल दिया है जो एक टॉपर, एक एवरेज और जिस बच्चे को नॉर्मल मार्क्स लेकर आना है, हर बच्चा इसको फॉलो कर सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मैंने आपको एक ऐसा टाइम टेबल दिया है जो हर तरीके का बच्चा फॉलो कर सकता है, अपने सब्जेक्ट के साथ बैलेंस कर सकता है। मेरे को सिर्फ आपको बिजनेस स्टडीज ही थोड़ी ना पढ़ाना है कि भैया पूरे दिन आप बिजनेस स्टडीज ही पढ़ रहे हो। भाई मैं चाहती हूँ क्लास 12th में सभी सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे नंबर आए। आपको अकाउंटेंसी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, या और भी आपके पास कोई अदर सब्जेक्ट है तो आपको वो भी प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके का टाइम टेबल है कि आप दिन में अगर 1 से 1.5 घंटा भी इसको देते हो या 1 घंटा भी देते हो तो सफिशिएंट है, आप उसको मैनेज कर पाओगे। ठीक है जी। तो 30 डेज मांगे हैं, 45 डेज भी नहीं मांगे। तो 30 दिन के अंदर पढ़ाई भी होगी, फेस्टिवल्स भी इंजॉय कर लोगे। किस दिन नहीं भी मन करेगा पढ़ने का तो वो भी आप काम कर सकते हो। तो बस आज आपको एक काम करना है, अपने कैलेंडर को उठाओ और देखो कि वो 30 दिन आप कैसे बांटते हो। 15 सितंबर से पहले मैं कहूँगी कि इस चीज़ को कर लो, क्योंकि लगभग 15 सितंबर से आप सभी के यहाँ पर हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काम आपको उससे पहले पहले करना है। तो अपने 30 डेज अलॉट कर दीजिए अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ बैलेंस करते हुए अपने बिजनेस स्टडीज़ को। कैसे करना है, किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं, वो सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। एंड आई होप कि आपको ये टाइम टेबल ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी टिप्स लेते जाओ मेरे से अपने एग्जाम के लिए। हालांकि एग्जाम टाइम पे भी मैं आपको ये टिप्स देती रहूंगी। सबसे पहली चीज बच्चे कि कभी भी अपना आंसर ना बेटा पैराग्राफ में मत लिखना। पैराग्राफ में लिखने से आप अपने आंसर की जो कह सकते हो जो उसकी प्रेजेंटेशन है उससे उसको खो देते हो, मतलब उसकी सुंदरता खराब हो जाती है मुझे तो लगता है पैराग्राफ में लिख के। क्योंकि जब आप उस चीज़ को पॉइंट्स में लिखते हैं ना बेटा, तो पॉइंट्स में क्लियरली विजिबल होती हैं वो सारी चीज़ें जो एक एग्जामिनर जो देखना चाहता है। प्लस आप अगर जितना एग्जामिनर को खुश रखेंगे, उसके आंखों को आराम देंगे, उतने ही मार्क्स वो दिल से खुश होकर आपको देगा। तो पैराग्राफ में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एक प्रेजेंटेबल मैनर यही होता है कि आप हमेशा पैराग्राफ्स में ना लिखकर पॉइंट्स में लिखें, हेडिंग्स दें, बुलेटेड पॉइंट्स बनाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट्स बट नेवर राइट योर आंसर इन पैराग्राफ्स। ठीक है, हेडिंग्स यूज ज़रूर 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 करो और एनसीईआरटी हेडिंग्स आपको यूज़ करनी है। ठीक है, बुलेटेड पॉइंट्स बनाइए जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। आप 1 पेज समरी ज़रूर बनाना। जैसे आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के टाइम पर आप वो 1 पेज समरी बना लो जो आपके बहुत काम आएगी आगे जाके। कि जब जब भी आपको रिवीजन करना होगा आपसे वो 1 पेज समरी खोलना और अपने कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रिवाइज करना। ठीक है, तो 1 पेज समरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप लोग समरी को बनाओ तो उसके अंदर वो कीवर्ड्स लिख दो, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आप लिख दो अगर उसके अंदर अवेलेबल है, मतलब उस टॉपिक के अंदर। हर टॉपिक पे आपको कीवर्ड्स भी नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद डायग्राम्स जितना ज़्यादा बनाओगे, फ्लो चार्ट जितना ज़्यादा बना के आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट करोगे अपना आंसर, उतना अच्छा है। प्लस जब आप समरी बना रहे होगे तो उसमें भी फ्लो चार्ट्स में अगर उसको अरेंज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दो, जहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो वहाँ एग्जाम्पल दो। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके आंसर की लेंथ बढ़ जाती है, प्लस ये प्रेजेंटेबल भी होता है कि अगर आप इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो। उसके बाद आप ये जो भी काम कर रहे हो ना बेटा, आप अपने रिवीजन नोट्स बना रहे हो या आप समरी बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारा जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन सुबह सुबह आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो जो आपने वो 1 पेज समरी बनाई होगी, जो बुलेटेड पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, जो डायग्राम्स आपने बनाए होंगे, जो कीवर्ड्स आपने अलग से लिख कर रखे होंगे, वही आपकी हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी हाफ ईयरली की तैयारी करनी है। एंड आई होप कि आज का जो टाइम टेबल है, ये जो पूरा मैंने आपको तरीका बताया पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी को आप कब और कैसे फॉलो करने वाले हैं। आपके कमेंट्स का मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार करूँगी कि मेरे प्यारे बच्चों को ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और वो उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।